जो मैंने कवर किया है वो बटन मशरूम को लेके है, लेकिन सेम डिजीजेस ऑयस्टर मशरूम में भी आती हैं। सो वी कंटिन्यू विद द बटन मशरूम, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि डिजीजेस इसमें कौन कौन सी आती हैं। तो ये मशरूम मेटाग्रोवर था, कल आपने देखा होगा, कल आपने उसमें से एक डिजीज देखी थी, वो कॉबवेब डिजीज, वो मैं आगे कवर कर दूंगी इसमें, ठीक है। तो मशरूम का आपने इन 5-6 दिनों में अच्छा खासा पढ़ लिया होगा कि मशरूम की इम्पोर्टेंस क्या है, वो किस तरह से हमने स्टार्ट किया। यहाँ पे डॉक्टर नज़ीर अहमद मुंशी सर थे, वो वहाँ मशरूम सोसाइटी ट्रेनिंग सेंटर पे थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है इस पे कि मशरूम को ग्रोवर्स तक लेने के लिए। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रोवर्स को सिलेक्ट किया था, फिर वहाँ उनके फार्म पे जाकर के वो मशरूम को ग्रो करते थे और उनकी वो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते थे। तो साथ साथ डॉक्टर शाहीन वो भी उनके साथ काम कर रही थी, उन्होंने डिजीजेस को लेके अच्छा खासा काम किया। तो जो मेन रीजन होता है कि मशरूम किस लिए नहीं कर पाते हैं, मशरूम किस वजह से ये फेल हो जाता है। वन ऑफ द मेन रीजंस जो मशरूम के फेल होने का है कि उसमें जो ऑप्टिमम कंडीशंस होती हैं, जैसे टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है या कार्बन डाइऑक्साइड है, वो नहीं मेंटेन हो पाता है। जब वो चीज़ें नहीं मेंटेन हो पाती है, उस वजह से क्या होता है कि फिर उसमें जो इम्यून स्ट्रेंथ होता है, माइसीलियम का जो इम्यून स्ट्रेंथ होता है वो कम हो जाता है, उसकी वजह से ससेप्टेबल होते हैं डिजीजेस। इसी तरह से जैसे ह्यूमिडिटी में हमें प्रॉब्लम होगी या टेम्परेचर में हमें प्रॉब्लम होगी, तो उस वजह से जो कंडीशंस होते हैं कंडक्टिव होते हैं फॉर डिजीज डेवलपमेंट। तो ये कुछ डिजीजेस हैं और कुछ वीड कॉम्प्लिकेटर्स हैं जो जिसकी वजह से एक रीजन बन जाता है मशरूम को फेल होने पे, वहाँ मशरूम के ये फार्मर के फील्ड में जहाँ पर उसने बनाया है मशरूम, जो उसका स्टोरेज होगा या जहाँ पर उसका कल्टीवेशन एरिया होगा, वहाँ पे एक मेन रीजन होता है मशरूम फेल होने का, ये डिजीज। क्योंकि डिजीज से क्या होता है कि एक बार डिजीज आए, जो मशरूम है वो भी एक फंगस है, जो डिजीजेस हैं वो भी फंजाई से हुई हैं, तो उस टाइम पे उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो एक से कंपटीशन चलता है उस टाइम पे कि डिजीज जो होगा, डिजीज कॉजिंग फंगस जो है वो आगे बढ़ेगा या मशरूम आगे बढ़ेगा। तो उस कंपटीशन में जिसकी जीत हो जाएगी वो वहाँ पे कॉलोनाइज करेगा, क्योंकि जो सबस्ट्रेट है वो ऑप्टिमम है, वो मशरूम के लिए भी ऑप्टिमम है और वो पैथोजेनिक फंजाई के लिए भी ऑप्टिमम है। तो उस वजह से जो वो जंग सी होती है या जो कंपटीशन होता है उसमें जो जीत जाएगा उसी की वहाँ पे जीत होती है और वही फिर कॉलोनाइज करता है। और जो कॉलोनाइजेशन होता है वो मान ले कंपटीशन होता है कि जैसे हम इस रूम में यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी आप लोगों ने कुछ सीट्स ऑक्यूपाई की हुई हैं, हमारे पास कुछ और लोग आएंगे वो बाकी की सीट्स ऑक्यूपाई कर लेंगे, फिर जब और लोग आएंगे वो पूरे रूम को फिल कर देंगे, तो जब उसके बाद लोग आएंगे वो उनके लिए जगह नहीं होगी। इसी तरह से जो पैथोजेनिक फंजाई होते हैं जब वो वहाँ कंपोस्ट ऑक्यूपाई करते हैं तो मशरूम स्पॉनिंग के लिए, मशरूम के माइसीलियम के ग्रो करने के लिए फिर वहाँ पे जगह ही नहीं होती है, जिसकी वजह से फिर जो मशरूम का माइसीलियम है वो नहीं ग्रो कर पाता है। जब माइसीलियम नहीं ग्रो कर पाता है तो वहाँ पे उसके फ्रूटिंग स्ट्रक्चर्स भी नहीं निकलते हैं, ठीक है। उस वजह से ही हमें क्या है कि हमें हर एक स्टेप पे देखना पड़ता है। जैसे हम प्लांट्स की डिजीजेस में देखते हैं कि हम पहले से ही स्काउटिंग करते हैं या पहले से ही हम देखते हैं कि डिजीज कहाँ कहाँ पर आई है, उसको वहीं पे मैनेज करने की कोशिश करती है। सेम वे में हमें मशरूम का भी देखना पड़ता है, लेकिन उसमें क्या चैलेंजेस आते हैं और वो किस तरह से डिफरेंट है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। इसमें इस तरह से देना है। ठीक, अब स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वीड फंजाई या कॉम्पिटिटर्स जो हैं, वीड फंजाई में सबसे इंपॉर्टेंट आता है ग्रीन मोल्ड। अंडर कश्मीर कंडीशंस जो नंबर 1 प्रॉब्लम है वो है ग्रीन मोल्ड की। ग्रीन मोल्ड जो है ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम, ये चीज़ आप अभी नोट करके रखें कि जो ट्राइकोडर्मा विरिडी या जो ट्राइकोडर्मा हर्जियानम हम रिकमेंड करते हैं प्लांट्स में फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द सॉइल बॉर्न फंजाई, यहाँ पर उससे डिजीज़ होती है। तो इसलिए जब भी हम ये करेंगे डिजीज़ मैनेजमेंट करते हैं, यहाँ पर हमें उसी फंगस को मैनेज करना है जो हम यूजुअली प्लांट्स में रिकमेंड करते हैं फॉर डिजीज़ कंट्रोल।
तो इसमें ट्राइकोडर्मा, कोनिंजी है, पेंसिलियम, एस्परजिलस, ग्लाइकोडियम, इन सब से ग्रीन मोल्ड हो सकता है। और सिम्टम्स क्या है कि स्टार्टिंग में एक वाइटिश कुशन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा उसमें, फिर उसमें ग्रीनिश टिंज जाएगा, और उसके बाद जो है केस बैग्स में लास्ट में जो कलरेशन है वो स्लाइटली ब्लूइश कलरेशन हो जाएगी। ये ग्रीन मोल्ड के ये आप देखिए यहाँ पे कि केसिंग हो चुकी है, लेकिन उसमें फिर ग्रीनिश टिंज आना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए यहाँ पे ये ग्रीनिश टिंज आना स्टार्ट, ये ग्रीनिश कलरेशन जो है। फिर स्टार्टिंग में ये सभी जितने भी वीड ये पैथोजेनिक फंजाई है, जितने भी डिजीजेज आएंगे स्टार्ट ड्यू टू फंजाई, स्टार्टिंग में उसमें वाइट माइसीलियम दिखेगा, एक्सेप्ट फॉर द वाइट प्लास्टर मोल्ड। बाकी सभी में बाद में कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन ये जो वाइट प्लास्टर मोल्ड है उसमें लास्ट तक वाइट ही रहता है। और यहाँ पे ये जो है ये ग्रीनिश हो रहा है, ग्रीन मोल्ड में ये ग्रीनिश हो रहा है, और लास्ट में इसका कलर अराउंड ब्लूइश ग्रीन आ जाता है। ये येलो मोल्ड है, माइसिलोप्थोरा, क्राइस्टोस्पोरियम, और ये इसमें पहले थोड़ा वाइटिश माइसिलियम आएगा, उसके बाद लाइट येलो पैचेस आएंगे विद वाइट फ्लफी एजेस पे थोड़ा फ्लफीनेस जैसी दिखेगी, और इसमें यूजुअली येलोइश ब्राउन स्ट्रोमा बनता है बिटवीन द केसिंग एंड द कंपोस्ट। जब हम केसिंग कर लेते हैं, नीचे से जो हमारा कंपोस्ट पे माइसिलियम ग्रो होता है, उन दो के बीच में एक येलोइश माइसिलियम बन जाता है। सेपिडोनियम जो है इन कंपोस्ट में आता है, और जनरली ये उस टाइप के कंपोस्ट में आता है जहाँ पे मैन्योर का ज़्यादा यूज़ किया गया होगा। मैंने आपको बोला कि जितनी भी मशरूम की डिजीजेज हैं उसमें बिकॉज ऑफ सम इम्प्रॉपर फैक्टर होता है जो उस पैथोजेनिक फंगस के लिए कंड्यूसिव होता है, जो उसको के लिए इम्पोर्टेंट होता है। जब वो उसको वो कंडीशंस मिल जाती है तो उस टाइप का वहाँ पे पैथोजन आ जाता है। ये येलो मोल्ड के इसमें आप देखेंगे थोड़ा येलोइश कलरेशन आई है, स्टार्टिंग में व्हाइटिश आएगा, उसके बाद येलोइश कलरेशन आएगी। फिर ओलिव ग्रीन मोल्ड है, ये कीटोमियम से होता है। कीटोमियम में इनिशियल सिम्टम्स टाइनी व्हाइट बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स, इसमें छोटे छोटे व्हाइट बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो बाद में ओलिव ग्रीन बन जाते हैं। एक्सेस इसको मिलता है थ्रू ओल्ड कंपोस्ट या केसिंग सॉइल। लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग कंपोस्टिंग फेवर्स द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। जब ये ऑक्सीजन में थोड़ा कम ज़्यादा हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, उस टाइम पे इस मोड के आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। एडवर्स सिचुएशंस में क्या होता है कि मशरूम्स बिल्कुल ही नहीं निकलते हैं। ये ओलिव ग्रीन मोल्ड के ये सिम्टम्स। जो ये ग्रीन मोल्ड है जो ट्राइकोडर्मा से आता है उसमें और इसकी जो फाइनल कलरेशन में है थोड़ा रिजेम्बलेंस होती है, तो जब तक कि हम पूरा श्योर ना हो कि ये किस वजह से हुआ है तब तक हम कोई भी इसमें मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर ब्राउन प्लास्टर मोल्ड पैपिलोस्पोरिया बाइसिनिया से होता है। लार्ज डांस रफली सर्कुलर पैचेस वाइट मोल्ड। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में वाइट मोल्ड है, उसके बाद क्या होता है ये केसिंग के सरफेस पे आपको नज़र आता है, जब हमने केसिंग की होगी उसके बाद ये ऊपर दिखता है। These patches turn brown with the formation of powdery granules। जो वो powdery granules होते हैं उसी में sporulation होती है। Presence of fungus has been associated with wet compost resulting from under or over composting। कि अगर हमने composting properly नहीं की है, इसीलिए जो जब हम composting लेते हैं उस टाइम पे हमें मेन ये देखना होता है कि जो कंपोस्ट हमारा बन गया है वो प्रॉपरली बना है कि नहीं। हमें उसका पीएच चेक करना है, हमें उसका वाटर कंटेंट चेक करना है, उसकी स्मेल चेक करनी है, उसी के बाद हम उसको फिर फील्ड में उसी के बाद हम उसमें स्पॉनिंग कर सकते हैं। ये ब्राउन प्लास्टर मोल्ड के आप देखें कि ये कैसा लगता है। दूसरा है फिर वाइट प्लास्टर मोल्ड। इसमें मैंने आपको बोला कि बाकी हर एक फंगस में क्या होता है कि इनिशियली वो वाइट होगा, बाद में उसका कलर चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट मोल्ड्स, लेकिन जो वाइट प्लास्टर मोल्ड है ये एंड तक वाइट ही रहता है। ये इसमें है इनिशियली वो वाइट पैचेस ऑफ माइसीलियम बनते हैं, इसमें स्पोर्स भी चूंकि वाइट होते हैं इसलिए ये एंड तक आपको वाइट ही दिखेगा। ये इसकी पिक्चर की ये लास्ट में किस तरह से आपको इसने कॉलोनाइज किया हुआ है पूरा, तो ये ऐसे दिखेगा। पिंक मोल्ड में है ट्राइकोथीशियम रोजियम, जो इसमें भी इनिशियल वाइट कॉलोनी बनती है कंपोस्ट पे, कंटेनर्स पे, विलो बास्केट्स पे। इसमें मेन आता है कि ये आता है कि जो ये हम इस अगर हमारे पास ये
पिंक मोल्ड आ रहा है उसका मतलब कि हमने अच्छी तरह से पास्चराइजेशन या स्टरलाइजेशन नहीं की है, कि वहाँ पे जो हम बास्केट्स यूज़ कर रहे हैं या पॉली बैग्स यूज़ कर रहे हैं या कंटेनर्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये उसमें भी आता है। ट्राइकोथीशियम जो है ये स्कैब के अगेंस्ट ये उसका एंटागोनिस्ट है, वेंचुरिया इनिक्वालिस जो है उसके लिए हम इसको एज ए बायो कंट्रोल यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये एज अ पैथोजन आता है। इसमें आप देखेंगे इसमें पूरा ऊपर से पिंकिश कलरेशन आती है। इस मोल्ड को डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है फ्रॉम पिंक मोल्ड, वो आपको ये पिंक उसको लिपस्टिक मोल्ड बोलते हैं, उससे आपको ये डिफ्रेंशिएट करना पड़े। इसमें ऊपर से बिल्कुल छोटी छोटी सी ऐसे पिंकिश कलरेशन ही आएगी, इनिशियली वाइट होगा और बाद में उसमें थोड़ा पिंकिश कलरेशन जैसी आएगी। ये है लिपस्टिक मोल्ड। इसमें आप देखेंगे ये इसमें कलरेशन में ज़्यादा डार्कनेस होती है एज़ कम्पेयर टू द ट्राइकोथीशियम। ट्राइकोथीशियम जो होता है उसमें बिल्कुल ऊपर से छोटे छोटे ऐसे ग्रैनुलेशन जैसी दिखेगी, स्पोर्स जो हैं वो उसमें बिल्कुल स्पोर्स ऐसे अलग अलग दिखेंगे, लेकिन इसमें बिटवीन द केसिंग और जो कंपोस्ट है उसके बीच में ऐसे लेयर जैसा लगता है, इसको लिपस्टिक मोल्ड बोलते हैं। फिर इसमें है इंक कैप्स। जो इंक कैप्स हैं ये यूजुअली कंपोस्ट में दिखते हैं, कि जब हम कंपोस्टिंग कर रहे होते हैं उस टाइम टेम्परेचर्स हाई हो जाते हैं, उस टाइम पे इस टाइप के आपको स्ट्रक्चर्स उसमें दिखेंगे। और ये थिन कैप्स होते हैं इसमें, और वो कैप्स भी इस तरह से खुली खुली जैसी दिखते हैं, इनको इंक कैप्स बोलते हैं या इंक। ये कॉपरिनस का है और इसमें बिफोर केसिंग या जब हम अभी कंपोस्ट ही बना रहे हैं उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा बनते हैं, लेकिन जब फिर हम उसको मिक्सिंग करते हैं अच्छी तरह से फिर वो अंदर चला जाता है, वो वाला लेयर अंदर चला जाता है, वहाँ पे फिर हीट अप हो जाता है, उस हीट से फिर ये वाला किल अप हो जाता है। दूसरा है फिर सिनेमन मोल्ड। सिनेमन मोल्ड इसमें पेजिजा है। इसमें जो ये आप देखें, ये अगर आपने कंपोस्टिंग का देखा होगा उस टाइम पे आपको ये सारे मोल्ड्स दिख जाएंगे, कि इसमें क्या होता है कि जो ये सॉर्ट ऑफ कप शेप स्ट्रक्चर्स जैसे बनते हैं, इसमें स्मॉल डार्क ब्राउन जेलेटिनस डिस्क या पिज़्ज़ा शेप या कप शेप स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इसको हम सिनेमन मोल्ड बोलते हैं। फिर है ब्लैक विस्कर मोल्ड। इसमें डोरोटोमाइसिस से होता है, इसमें ग्रे या ब्लैकिश माइसीलियम बनता है कंपोस्ट में, और इसमें फिर ब्लैक या ग्रे कलर के ब्रिसल्स जैसे बनते हैं, छोटे छोटे ऐसे हेयरी स्ट्रक्चर्स या ब्रिसल्स जैसे बनते हैं। ब्राउन मोल्ड ऑर्थोबोट्राइटिस से होता है और इसमें ब्राउन कॉलोनीज बनती हैं केसिंग के सरफेस पे। ये पैरासिटिक होते हैं निमेटोड्स पे, और अगर ब्राउन मोल्ड आ रहा है उसका मतलब कि जो कंपोस्ट है उसमें निमेटोड पॉपुलेशन हाई है, तो निमेटोड को मैनेज करने की ज़रूरत है। फिर है पैरासिटिक मोल्ड्स कुछ, इसमें वेट बबल डिजीज आता है, माइक्रोगाइनी है, वेट बबल 2 इसके मेन सिम्टम्स है। एक की जो यंग पिन हेड्स होते हैं वो इन्फेक्ट होते हैं और उसमें बड़े बड़े इस तरह से मॉन्स्ट्रस शेप्स जैसी बनती है, आगे पिक्चर में दिखाएंगे। फिर इसमें है कि ये आपको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, कि थोड़ा चेंजेस उसमें आ जाती हैं, कि वो डिपेंडिंग ऑन के इन्फेक्शन किस स्टेज पे हुआ है उस टाइप पे डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स आते हैं, लेकिन जितने भी सिम्टम्स होंगे उसमें थोड़ा सा वो वाटरी ड्रॉप्स जैसे बन जाते हैं, इसलिए इसको वेट बबल बनता है बोलते हैं। ये हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ड्राई बबल से। ये वेट बबल जो मैंने आपको बोला कि इसमें मॉन्स्ट्रस शेप्स बनती है और इसमें थोड़ा सा ये लिक्विड एक्सुडेट्स होते हैं और अजीब अजीब सी शक्लें जैसी बन जाती हैं। ये ड्राई बबल है। ड्राई बबल होता है वर्टिसिलियम फंगिकोला से। उसमें क्या होता है कि वो सिम्टम्स वैरी करते हैं डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द मशरूम, किस स्टेज पे इन्फेक्शन हो गया है उसी के अकॉर्डिंग जो है सिम्टम्स वैरी करते हैं। अगर अर्ली इन्फेक्शन होगा तो उसमें अनडिफ्रेंशिएटेड मासेस बन जाएंगे, उसमें फिर वो जो मशरूम के स्ट्रक्चर्स होते हैं, पिक्यूलियर स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो नहीं बन जाते हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड मास होता है। अगर लेटर स्टेजेस पे इन्फेक्शन होगा तो जो कैप होती है वो थोड़ा सा टेढ़ी होगी या जो स्ट्राइप है वो हॉलो होगा, या इस तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्टम्स होते हैं। ये कॉपवेब डिजीज़ है, जो कल आपने वहाँ पे देखी वो कॉपवेब डिजीज़ थी। उसमें क्या होता है कि जो ऐसे ग्रीन स्ट्रक्चर्स जैसे आप देखेंगे ये बन जाते हैं अगर केसिंग ये सॉइल होगी ना कि कंपोस्ट पे होगा तो इस टाइप की इसमें ऊपर से वाइट ग्रीन स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वो फैले हुए से लगते हैं। अगर तो फिर मशरूम्स बन गए हैं उसके बाद डिजीज़ आई है तो इस तरह से मशरूम्स के ऊपर से वो ये डिफ्रेंशिएटेड स्ट्रक्चर्स जैसे बनते हैं, जिसकी वजह से मशरूम्स मार्केटेबल नहीं रहते हैं। फिर ये है फॉल्स ट्रफल या ट्रफल डिजीज़ जो होते हैं, उसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में ही आपको लगता है कि पैची ग्रोथ जैसी आना स्टार्ट हो जाती है।
लेकिन फिर जब वो ख़त्म हो जाते हैं उस टाइप पे जो उसका ये बनेगा, सिर्फ एस्कोकार्प बनेंगे, सिर्फ उसी से हमें समझ आता है कि इसमें डिजीज़ हुई है और मशरूम नहीं बन रही है, बटन मशरूम है वो नहीं बन पाते हैं। फिर ये बैक्टीरियल ब्लॉच है। बैक्टीरियल ब्लॉच सीडोमोनास टोलैसी से होता है। उसमें जो मशरूम हेड होता है या जो मशरूम होता है उसमें थोड़ा ब्राउनिश स्ट्रक्चर्स जैसे आते हैं। और यूजुअली क्या होता है कि अगर हमें मॉइस्चर ज़्यादा है वहाँ पे, या जिस टाइम पे हमने उसमें स्प्रे किया है उस टाइम पे प्रॉपर स्प्रेइंग नहीं हुई है, या वहाँ पे हमें इम्प्रॉपर मैनेजमेंट हुआ है कि हमने स्प्रे किया है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई है, या उसके ड्रॉप्स जो हैं ऊपर वाले लेयर से नीचे वाले लेयर में आ रहे हैं, तो उस टाइम पे ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है। या तो उसमें छोटे छोटे फिर ड्रॉप्स जैसे ही बनते हैं, ऐसे डॉट्स डॉट्स बनते हैं, या फिर वो सारे में ही सारे साइड को ही इन्फेक्ट करेगा। फिर इसमें कुछ वायरल डिसीजेस भी होती हैं, जैसे ये डबल ला फ्रांस है, वाटरी स्ट्राइप है, एक्स डिजीज, डायबैक डिजीज़, ये सारे वायरल डिजीजेस से होते हैं इसमें। और इसमें भी क्या होता है कि पैचेस में मशरूम्स आना स्टार्ट होते हैं। तो और इस तरह से कोई भी हमें डिफ्रेंशिएटिंग मैकेनिज्म नहीं है कि ये वायरल डिजीज़ है। फिर ये है एबनॉर्मलिटीज़ या एबियोटिक डिसऑर्डर्स हैं। इसमें एक रोजकॉम्ब आता है। इस रोजकॉम्ब में क्या होता है कि जो इसका पीलियस होता है, यूजुअली आपने देखा होगा कि मशरूम में जो गिल्स बनते हैं वो लोअर साइड में बनते हैं। इसमें क्या होता है कि जो गिल्स है वो ऊपर के साइड में बनते हैं, और जो इसका स्ट्राइप होता है वो लॉन्ग होता है और वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। लॉन्ग स्ट्राइप मशरूम, इसमें क्या होता है कि जो मशरूम्स होते हैं वो एक्सेसिवली लॉन्ग होते हैं, और जो स्ट्राइप्स होते हैं उनमें फिर वो स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाते हैं और उसमें थोड़ी सी ब्राउनिंग हो जाती है। और जो स्टेम्स होते हैं या स्ट्राइप होते हैं वो सॉलिड नहीं होते हैं, इंस्टेड ऑफ सॉलिड वो हॉलो होते हैं। फिर ये है स्ट्रोमा फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि ये केसिंग में माइसीलियम ग्रो करता है, लेकिन उसमें फिर पिनहेड फॉर्मेशन नहीं बनती है, और उसमें क्या होता है कि एक थिक माइसीलियल लेयर बनाता है उसके ऊपर, उसको स्ट्रोमा फॉर्मेशन बोलते हैं। फिर इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला इस लेक्चर के कि जितनी भी डिजीज़ेज इसमें होती हैं वो बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर मैनेजमेंट होती है। या तो हमारे टेम्परेचर में कोई प्रॉब्लम होगी, या हमारे ह्यूमिडिटी में प्रॉब्लम होगी, या कार्बन डाइऑक्साइड या एरेशन में प्रॉब्लम होगी, या जो हमने कंपोस्ट बनाया है उसमें प्रॉब्लम होगी, या जो हमने केसिंग की है उसमें प्रॉब्लम होगी, या जब हम वहाँ अंदर जा रहे हैं उस रूम में जहाँ पे हमने प्रॉपर स्टरलाइजेशन की हुई थी स्टार्टिंग में, जब हम वहाँ पे जा रहे हैं ऐसे जूते लगा के जा रहे हैं, या वहाँ पे हम कोई चीज़ अंदर लेके स्प्रेइंग इक्विपमेंट ही लेके जा रहे हैं, तो उस वजह से ही वहाँ पे फिर डिजीज़ेस आना स्टार्ट होते हैं। तो इसलिए हर एक स्टेप पे हमें ज़रूरी है कि अगर हमने पहले कंपोस्ट बनाया है वो प्रॉपरली पास्चराइज होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम केसिंग कर रहे हैं, केसिंग को हमें प्रॉपरली स्टरलाइज करना है। फिर उसके बाद जब हम अंदर जा रहे हैं, या हमने वहाँ पे किया है स्पॉनिंग की है, या कोई भी हम वहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं, हमें वो इंश्योर करना है कि वो क्लीन होना चाहिए। ठीक है। एक्वायरिंग डिजीज़ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमें ज़रूरी देखना है कि जब हमें पता चलेगा कि कौन सी डिजीज़ है तब हम डिसाइड कर पाएंगे कि डिजीज़ रीज़न क्या है और कौन सी डिजीज़ ये हो सकती है। मॉनिटरिंग द फार्म एनवायरनमेंट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि तभी हम जब हमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ऑप्टिमम होगी फॉर द मशरूम डेवलपमेंट, बाकी जो पैथोजेंस है या बाकी जो फंजाई हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे। प्रॉपर कंपोस्टिंग फॉर्मूले एंड प्रोसीजर, टेक्निक्स टू मैनिपुलेट डिजीज़ पॉपुलेशन। अगर डिजीज़ आई है वहाँ पे, फिर हम किस तरह से उसको मैनिपुलेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत ही एक नैरो विंडो है बिटवीन द कंडीशंस जहाँ पे मशरूम के लिए ग्रोथ ऑप्टिमम है, और बिटवीन द कंडीशंस के जो हमें पैथोजेनिक फंगस है उसके लिए ग्रोथ ऑप्टिमम है। तो वो जो नैरो फंगस होता है जहाँ पे वो उसकी ऑप्टिमम कंडीशंस है या इसकी ऑप्टिमम कंडीशंस है, उस नैरो पीरियड को हमें यूटिलाइज करना है। पास्चराइजेशन ऑफ कंपोस्ट, स्टरलाइजेशन ऑफ केसिंग सॉइल, बायोलॉजिकल, ये हम चलेंगे एक एक करके। एक्वायरिंग डिजीज़ इंफॉर्मेशन के, कोई भी डिजीज़ जैसे हमें एक्यूरेट नॉलेज होगी कि हमें कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। हमने वहाँ पे देखा, मैंने आपको बोला कि इनिशियल में सारे ही आपको फंजाई जो हैं वो वाइट दिखेंगे, लेकिन बाद में जब उनमें कलरेशन आएगी तब हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन जब वो वाइट स्टेज आया है उस स्टेज पर ही अगर हम डिजीज़ को मैनेज कर पाते हैं, हम उसी टाइम पे कोई केमिकल यूज़ करेंगे या कोई मैनेजमेंट प्रैक्टिस यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से फिर हमें बाकी जो बैग्स हैं उनमें प्रॉब्लम नहीं होगी। नॉलेज ऑफ द डिजीज़ साइकिल, एपिडेमियोलॉजी, ये इसेंशियल है किसी भी डिजीज़ को मैनेज करने के लिए।
फिर उसमें है कि मॉनिटरिंग फार्म एनवायरनमेंट के, मैंने आपको बोला कि हमें पैथोजन का देखना है कि कौन सा स्टेज है उसका, अगर हम उसको उस स्टेज पे ही कर सकते हैं। जैसे मैंने इन कैप्स का आपको बोला, इन कैप्स में है कि वो जब हमने फर्स्ट उसमें टर्न दिया होता है उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा इन कैप्स दिखेंगे, लेकिन जब हम उसको फिर टर्न करेंगे वो वाला जो एरिया है वो अंदर की तरफ चला जाएगा, अंदर जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा वो किल हो जाएंगे। तो हमें स्टेज देखना बहुत ज़रूरी है। मॉनिटरिंग टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये जब हम कल्टीवेशन कर रहे हैं मशरूम के उस टाइम पे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारा मेंटेन करना ज़रूरी होता है। फिर मॉनिटरिंग ऑफ कंपोस्ट फॉर्मूला एंड प्रोसीजर, जो हम कंपोस्ट वहाँ से ला रहे हैं, कल आपने वहाँ पे देखा होगा जब हम गए थे फार्मर के पास, उसने हमें यही चीज़ बोली कि वो बाहर से प्रोक्योर करते हैं कंपोस्ट, और यहाँ के कंपोस्ट में क्या प्रॉब्लम होती है कि वो पास्चराइज्ड नहीं होता है, या यहाँ पे उसमें डिजीज़ेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो वो जो कंपोस्ट हम बना रहे हैं उसमें हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें प्रॉपरली उसमें पास्चराइजेशन हुई होनी चाहिए, ताकि जो हमारा आगे प्रोड्यूस हो रहा है वो इफेक्ट ना हो। वेट कंपोस्ट फेवर्स मेनी कंपिटिटर्स में, अगर जैसे जब हम कंपोस्ट लाते हैं उसमें आपको बोला होगा इन्होंने कि जब हम उसको हाथ में ऐसे लेते हैं, फिर अगर हम उसको स्क्वीज़ करेंगे तो वो बिल्कुल ऐसे ड्रॉप्स में नहीं इस तरह टपकना चाहिए कि उससे लगेगा कि नहीं उसमें ज़्यादा पानी है। वो हमें वेट करना चाहिए यहाँ पे, लेकिन उसमें ट्रिकल डाउन नहीं होना चाहिए पानी। अगर पानी ज़्यादा होगा उससे फिर क्या होगा कि जो फंजाई हैं वो ज़्यादा ग्रो करेंगे। स्टरलाइजेशन ऑफ केसिंग मटेरियल, स्टरलाइजेशन में आपने ये किया होगा उसमें भी कि हम स्टरलाइजेशन के लिए फॉर्मल्डिहाइड यूज़ करते हैं, या हम कोई केमिकल भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे अगर हमने फॉर्मल्डिहाइड यूज़ किया है, फिर हमें उसको अच्छी तरह से ओपन रखना है ताकि उसमें जो सारे फ्यूम्स हैं वो सारे रिलीज़ हो जाएं, उसके बाद हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और उसमें भी हमें देखना है कि उसमें भी वो ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, ज़्यादा वेट नहीं हो, ताकि उसमें अगर जहाँ पे भी वेटनेस होगी वहाँ पे फिर फंजाई जो हैं वो ग्रो कर लेंगे। बायोलॉजिकल कंट्रोल मशरूम्स में इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि फर्स्ट रीज़न ये है कि फंगस, मशरूम जो है वो खुद एक फंगस है, तो इसलिए हम उसके अगेंस्ट हम दूसरा फंगस यूज़ नहीं कर सकते हैं। और जो कंपोस्ट है वो एक ऐसा मीडियम है जो ऑप्टिमम होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ फंगस। तो जब वो खुद ही ग्रोथ ऑफ फंगस के लिए ऑप्टिमम है तो वहाँ पर हम दूसरा फंगस नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि जो भी हम फंगस इंट्रोड्यूस करेंगे वो उसको compete करेगा। फिर बॉटनिकल्स, इन्हीं दो कंस्ट्रेंट्स की वजह से हम बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स नहीं यूज़ कर पाते हैं, और इन्हीं दो कंस्ट्रेंट्स की वजह से हम प्रेफर करते हैं कि हम बॉटनिकल्स यूज़ करें या प्लांट एक्सट्रैक्ट्स यूज़ करें। यहाँ कश्मीर के कंडीशंस में गार्लिक या टेटवन, ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत इफ़ेक्टिव रही हैं ये अगेंस्ट इसमें ना मशरूम डिजीज़ में। जहाँ पर भी हमें लगेगा वहाँ पे हम गार्लिक या टेटवन को, या अभी जब मार्केट में नीम वगैरह भी आता है तो बाहर भी नीम बड़ा प्रेफर करते हैं, पर्टिकुलरली अगर वो छोटी छोटी फ्लाइज आती हैं इसमें इन द मानसून सीज़न, या अगर गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती है उस टाइम पे अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा रही कमरे में तो वहाँ पे मशरूम्स पे छोटी छोटी फ्लाइज आती है, तो उनको मैनेज करने के लिए नीम बेस्ट रहता है, या वही जो टेटवन मैं आपको बोल रही हूँ उनमें हमें बॉटनिकल्स में हमें ये एक एडवांटेज है कि हमें फिर वो उसका वेटिंग पीरियड नहीं होता है कि मशरूम जो है ये हमें इमीडिएटली हम इसको रख नहीं सकते हैं कि हम बोलेंगे कि हम इनको आफ्टर केमिकल ट्रीटमेंट हम इनको रख दें, जैसे हम सेब को रख देंगे 10 दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए, या 1 महीने के लिए भी हम रख देंगे, क्योंकि उसके बाद हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन मशरूम्स में पहले ही उसमें शेल्फ लाइफ बहुत कम है कि जब हमें वो लगाना है उसमें विदिन 40 डेज़ वो मशरूम निकल भी आएंगे और हमें उनको कंज्यूम भी कर लेना है, तो हमारे पास वो ऑप्शन नहीं होता है कि हम बहुत देर तक इनको कोई पेस्टिसाइड हम इस पर स्प्रे ही नहीं कर सकते। इससे बॉटनिकल्स जो होते हैं वो बेस्ट ऑप्शन आते हैं हमारे पास। फिर केमिकल कंट्रोल में जहाँ पे हमारा बहुत कमर्शियल लेवल पे है और हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि डिज़ीज़ से हमारा क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। इवन अगर फार्मर के पास होगा, छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं उनके पास अगर 10 ही बैग्स होंगे, उसमें अगर एक बैग में डिज़ीज़ आई फिर वो डिज़ीज़ सारे में फैलने के चांसेस होते हैं, तो उसको उन 10 बैग्स में से भी फिर कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए उन सिचुएशंस में हमें रिजॉर्ट करना पड़ता है टू केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल में भी ये सारे फंजीसाइड्स हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम केमिकल्स कंट्रोल में भी हमें वो केमिकल स्प्रे नहीं करने होते हैं। जिस तरह से हम अगर हम ऑर्चर्ड में जाएंगे वहाँ पे हम स्प्रे करते हैं, यहाँ पे हमें स्प्रे नहीं करना होता है।
यहाँ पे मेथड क्या होता है कि आपने कॉटन लिया थोड़ा सा, उसमें आपने केमिकल को उसमें डिप किया, फिर उसी कॉटन से सिर्फ उसी जगह पे आपको वो टच करना है, उसको टच मेथड बोलते हैं कि आपको कॉटन लेके सिर्फ उन्हीं जगहों पे टच करना है जहाँ पे डिजीज़ होगी, या अगर ज़्यादा लग रहा है आपको तो उतना सा एरिया वहाँ से स्क्रैप करके उसको डिस्कार्ड कर देना है प्रॉपरली, पॉलीथीन में बंद करके फिर डस्टबिन में ज़मीन के नीचे या जला देना है। लेकिन फिर अगर उसके बाद भी आपको लग रहा है कि नहीं, हमें फिर भी मैनेजमेंट के लिए हमें अपनी रिस्क नहीं लेना है, तो वहाँ पे हम वो टच ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जहाँ कॉटन को थोड़ा सा डिप करते हैं इन केमिकल्स में और फिर वहाँ पे उसको सिर्फ इस तरह से टच करते हैं, और थोड़ा सा जो इर्द गिर्द का एरिया होगा उसको भी टच करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि फंगस अंदर से कितना ग्रो किया हुआ है, तो वहाँ तक हमें उसको टच करना चाहिए। उसके बाद हम उसको, लेकिन जो मशरूम्स हैं या बटन जो मशरूम्स निकले हैं उनके ऊपर बिल्कुल भी स्प्रे नहीं करना है। फिर आईडीएम में ये है कि जितने भी वहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल हमें एक रूम में मशरूम जितने भी बैग्स हैं, हमें उन सब पे नज़र रखनी है कि कोई भी एक बैग इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए। अगर एक बैग इन्फेक्टेड है, पॉसिबल हुआ तो उसको रिमूव कर दें वहाँ से, नहीं पॉसिबल हुआ तो केमिकल ट्रीटमेंट करें, लेकिन हमें बाकी बैग्स को बचाना बहुत ज़रूरी है। और अगर वहाँ पे ऐसा है कि 3-4 रूम्स में हमने वहाँ पे ग्रो मशरूम्स लगाए हुए हैं, हर एक के लिए हमें यही देखना है कि रीज़न क्या है, रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम जो हमारे बाकी बैग्स हैं वो बच जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें लग रहा है कि हम बाहर से आ रहे हैं, वहाँ से हमारे शूज़ में ये आ रहा है, तो प्रॉपरली जो बाहर मैट रखा है उस पर केमिकल लगा के फिर, ताकि जब हम शूज़ दे के उस पर से चले, या तो अंदर दूसरी चप्पल रखें जो चप्पल लगा के हम अंदर वाले रूम में जाए। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो जो बाहर का मैट है उसके ऊपर केमिकल स्प्रे करें, और जब हम अंदर जा रहे हैं तो शूज़ को वाइप करके फिर अंदर जाएं, डिपेंडिंग ऑन कि आपका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है। क्या जब आप देख रहे हैं कि डिजीज़ आई है तो रीज़न क्या है, रीज़न जान के उस रीज़न को ख़त्म करना है। इसमें कोई और क्वेश्चन आपको, या इसमें आपको कहीं पे लगता है कि कोई क्वेश्चन? मैडम कुछ मशरूम्स होते हैं उनका जो स्टॉक होता है वो बढ़ जाता है और मतलब वो ठीक रहता है, वो कोई डिजीज होती है क्या? वो एबियोटिक डिसऑर्डर होता है। उसमें क्या होता है कि उसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड लेवल वहाँ रूम में प्रॉपर नहीं रही हुई है, या एरेशन आपको प्रॉपर नहीं है, वो उस वजह से होता है, वो डिजीज़ नहीं है। एनी अदर क्वेश्चन या कुछ?